हेलो एवरीवन, वेलकम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जून 2026 की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप, क्या करना है उनको, क्या क्या नहीं करना, किस किस कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनसे वो बच सकते हैं, राइट। देखिए, आपका दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम हो गया, आंसर कीज़ आ गई, रिजल्ट अभी चाहे पेंडिंग है, पर आंसर कीज़ देखकर आपको मेजरली समझ में आ गया कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला, नहीं होने वाला, नेट होगा, है ना, थोड़ा आइडिया लग जाता है। देखिए, अब यहाँ पर आपके लिए दो रास्ते निकलते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं आप में से जो जिनको है कि भाई हमारा एग्जाम इस बार क्लियर आराम से हो रहा है ना, तो वो तो अभी कर रहे हैं क्या, अपना पीएचडी का प्रपोजल वगैरह बनाए। जैसे मैंने कहा था, पीएचडी प्रपोजल पर मेरी चैनल पर तमाम वीडियोस पड़ी हुई हैं कि कैसे आपको रिसर्च करनी है, कैसे अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है और अपना टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और पीएचडी के लिए तमाम गाइडेंस सेशंस इस तरह के चैनल पर मौजूद है, आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है जी। और जिनको है अभी कि नहीं, हमारा नहीं क्लियर होगा एग्ज़ाम या नेट हो जाएगा, जीआरएफ के लिए हमको इस बार आगे अटेम्प्ट देनी है जून 2026 में, तो वो तैयारी अभी से शुरू करें, वेट मत करें रिजल्ट की। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे बताती हूँ कि जितना जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे उतने चांसेस हैं कि आप एग्जाम तक सब चीज़ें कवर कर पाएंगे, कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग कवर कर पाएंगे। और उतने चांसेस होंगे दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आपके एग्जाम में स्कोर बूस्ट होने के, आपका एग्जाम क्लियर होने के। जितना लेट शुरू करेंगे उतने ज़्यादा, देखिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इस लाइन में पढ़ाने का मुझे 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने देखे हैं ऐसे स्टूडेंट्स कि एग्ज़ाम को 2 महीने रह गए होते हैं ना, जब मैडम हमारे से प्रीवियस ईयर सेशंस अभी तक देखे नहीं गए, हमारा ये यूनिट पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हो पाया। जो ऐसे वाले होते हैं उनको पता होगा, कमेंट्स में बताना आपके साथ होता है ऐसा कि नहीं। तो वो हड़बड़ाहट जो आखिर के दिनों में पड़ती है ना, उससे बचने के लिए जितनी जल्दी तैयारी शुरू कर देंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे, टाइम पे अपनी सब चीज़ें कवर कर पाएंगे और उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी सिलेक्शन के, ठीक है जी। अब यहाँ पे मिस्टेक्स क्या क्या बच्चे करते हैं, क्या क्या नहीं करना, अभी से समझ लीजिए इस चीज़ के बारे में। आगे आने वाले आपके 4-5 महीने ईजी हो जाएंगे और एक प्लान्ड वे में एक जो प्लानिंग होती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्लानिंग करके आप तैयारी शुरू करेंगे, अच्छी तैयारी होगी, आपकी स्कोर बूस्ट होगी, सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है जी। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं, पहले ही हम इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। ये आपको इसमें से भी कुछ नहीं समझ आने वाला, जो मैं बोलूँगी समझाऊंगी आप लोग वो समझना, ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट है अर्ली स्टार्ट। जैसे मैंने आपको कहा जितनी जल्दी शुरू करेंगे। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट्स में, क्योंकि ना आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे आइडिया लगता है कि किस तरह की ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी हुई है ना, किस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपका जो ओपिनियन होता है चीज़ों पर वो मुझे पता चलता है। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि कितने आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका इस बार का स्कोर सही जा रहा है और जिनको लग रहा है कि हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जिनको लग रहा है कि नहीं क्लियर होगा, हम जून 2026 के लिए तैयारी शुरू करने वाले, वो भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो उससे मुझे आइडिया चलेगा अभी कि कितने हैं आप में से जो भी जून 2026 के लिए चाहवान हैं आगे तैयारी करने के लिए। तो अर्ली स्टार्ट करना है उनको, अभी से शुरू करना है, वेट में नहीं करनी रिजल्ट आ जाए, आ जाए, वो आ जाए, लग रहा है नहीं क्लियर होगा, अभी से शुरू करिए, अंडरस्टैंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो हर सेशन में मैं बोलती हूँ, हर स्टेज, यहाँ पर भी कहीं स्टेज पर जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, हर जगह मैं इस चीज़ को ज़रूर रिपीट करती हूँ कि ये जो आप लोग ये गलती करते हो ना, वो क्या कि सिलेबस की, अपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट को ना समझना, ठीक है। सिर्फ सिलेबस को मद्देनजर रखना और एग्जाम की रिक्वायरमेंट को ना समझना। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना। देखिए, दैट्स द रीज़न कि है तो इकोनॉमिक्स ही, पर हमने अपनी एप्लीकेशन पर गेट इकोनॉमिक्स का अलग कोर्स चला रखा है, डीपीआर का अलग कोर्स चला रखा है, आईईएस का अलग कोर्स चला रखा है ना। तो इकोनॉमिक्स तो वही है ना, बात तो वही है, इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स रहेगी, बट क्या पर्पस है इकोनॉमिक्स का हर एक कोर्स अलग अलग चलाने का? पर्पस यही है कि हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग होती है। और आपके जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, आप सेट इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स या नेट इकोनॉमिक्स, ये एग्जाम सेम कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये एक तरह की सेम ही कैटेगरी है, ठीक है। जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ, अगर आपने नेट इकोनॉमिक्स वाला कोर्स लिया हुआ है, उसके साथ साथ आपके स्टेट के टीचिंग एग्जाम्स भी कवर हो रहे हैं, उसकी भी तैयारी साथ में हो रही है। इस बार जी सेट में बड़े बच्चे क्लियर हुए हैं, मुझे बताया स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करके, मैसेज करके, जी सेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम उनका क्लियर हुआ, हमारे नेट वाले बैच से थे वो बच्चे,
ठीक है। तो इन एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट सेम होती है। तो पहले आप ये समझिए कि इन एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। क्योंकि आप में से ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो नेट की तैयारी कर रहा है तो साथ में किसी स्टेट लेवल के टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा होगा, तो उसके लिए कोई एज इट इज़ अलग स्ट्रैटेजी आपको नहीं अपनानी, वो सेम ही है स्ट्रैटेजी आपकी, ठीक है। तो उसकी रिक्वायरमेंट को समझिए। उसमें अब आते क्या है, आपका जो मेनली एग्जाम होता है ज़्यादातर केसेस में वो ऑब्जेक्टिव ही होता है, कुछ एक दो स्टेट एग्जाम्स को छोड़ के ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, इनमें आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उस वे में आपको उन चीज़ों को पढ़ना है, ये यहाँ पर आपको पढ़ता होना चाहिए। देखिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी बुक लिस्ट पर, उसमें आपको सारी एक बुक लिस्ट बताई थी कि माइक्रो के लिए ये, मैक्रो के लिए ये, है ना, सारा एक बुक लिस्ट बताया था आपको कि आप इन बुक्स को फॉलो कर लीजिए। अब एक बच्चा है भाई, एक सब्जेक्ट के लिए 4-4 किताबें फॉलो कर रहा है, भाई मैं इसके लिए हालवेरियन, एक माइक्रो के लिए भी फॉलो करनी, कल्सन स्नाइडर भी फॉलो कर लेता हूँ, माइक्रो की जितनी बुक्स हैं मेन में ना हम अच्छी बोलते हैं वो सारी फॉलो कर लेता हूँ। ऐसे नहीं होगा, ज़्यादा पढ़ने से थोड़ी ना एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ने से एग्जाम क्लियर होते हैं, ज़्यादा पढ़ने से नहीं। अगर मैं आपको अपने कोर्स लेक्चर्स में कुछ यानी की बुक से करवा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सारी बुक पढ़ा रही हूँ, नहीं, मैं एग्जाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंगली उसमें से क्या क्या मुझे आपको पढ़ाना है। सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या चीजें हैं जो उस बुक में मुझे आपसे करवानी है। अब बच्चा यहाँ पे दो तरह की गलतियां करता है। एक वो या क्या करता है, सिलेबस पकड़ता है, प्रिंट आउट निकलवाता है, टॉपिक बाय टॉपिक चलता है। फर्स्ट टॉपिक है, चलो जी इसको पढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। ये गलत स्ट्रैटेजी है। दूसरा बच्चा क्या गलती करता है, वो बुक्स को फॉलो करता है। अच्छा मैम ने ये वाली बुक कही है, चलो ये बुक पढ़ते हैं, अच्छा ये माइक्रो के लिए ये बुक है, ये बुक पढ़ते हैं, स्टैट्स के लिए ये बुक है, ये बुक पढ़ते हैं। ये भी गलत स्ट्रैटेजी है। आपको यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम की रिक्वायरमेंट का पता लगाना है कि मुझे कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किसको किस अकॉर्डिंगली पढ़ना है, क्योंकि जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है वो आपके सिलेबस से बाहर भी होता है ना। सिलेबस के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसी भी चीज़ें हैं जो सिलेबस में नहीं है पर काफ़ी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। किस थ्योरी को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि एग्जाम में क्वेश्चन ठीक हो पाए, ठीक है। तो ये है एग्जाम की रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ तरीके हैं, वो समझिए। पहला तरीका है, आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं अगर, ठीक है, नहीं आप मेरे ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे, है ना, क्लासेस को, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ना पिछले 5-6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए टॉपिक्स की लिस्ट बना लेनी है, ठीक है, कि ये वाले टॉपिक से प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए मुझे इस टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं और इस टॉपिक के इर्द गिर्द के टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, लिस्ट बना लेनी है। इस तरह जब आप लिस्ट बनाने लगोगे ना, इट विल टेक कम से कम 15-20 दिन आपको ही लगेंगे अगर सुबह से शाम तक लगे रहोगे, है ना। दिस इज टाइम कंज्यूमिंग टास्क। तो ऐसा होगा, एक पूरी लिस्ट बन जाएगी और वो लिस्ट इस तरह से होगी कि मुश्किल से मतलब 2 पेजेस में आपका सिर्फ माइक्रो के टॉपिक्स कवर होंगे, लिस्ट सिर्फ टॉपिक्स के नाम, ठीक है, मतलब इतना बड़ा लिस्ट वो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप पढ़ेंगे, इसको आप अब कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे, इनको आप टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। ये तरीका है, ये तरीका काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये तरीका उनके लिए जिनको कोई टाइम रेस्ट्रेंट नहीं है कि मेरे पास खुला टाइम है, मैं साल भी है मेरे पास, मैं अपना एग्जाम क्लियर करूँ, मेरे पास तैयारी के लिए काफ़ी अच्छा खासा टाइम है और मुझे टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस तरह की स्ट्रैटेजी वो फॉलो कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के थ्रू टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं, टॉपिक्स की लिस्ट बना के, और ये भी वहाँ मेंशन करना है कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे इस टॉपिक को कितना पढ़ना है। जैसे कि इस टॉपिक के आपको न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ये पर्टिकुलर थ्योरी है, इस थ्योरी में एजम्पशन पूछी जा रही है, डायग्राम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी साथ में मेंशन करना है। तो उस तरह से उस टॉपिक्स को फिर आप टेक्स्ट बुक से पढ़िए, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी चीज़, नहीं टाइम है, इतना आपके पास टाइम रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, सीधा क्लासेस ज्वाइन करिए। मेरी सब चीज़ें की जिम्मेदारी मेरी है, अभी मैं तो बड़ा दिन रात एक लगा देती हूँ आपके लिए, और मतलब कि पूरा एक कंटेंट तैयार करने में, आपकी एक क्लास तैयार करने में बहुत समय लगता है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि उसमें पूरा स्टडी करना पड़ता है, पहले एनालिसिस करके थोड़ा चीज़ों को, और जितना बेस्ट हो सकता है मैं उतना कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ कि बेसिक भी हो और एडवांस भी हो। एडवांस को हमको छोड़ना नहीं है, सिर्फ बेसिक पढ़ के गुजारा नहीं चलेगा, है ना। बेसिक का ठीक है, एक रिवीजन दिमाग में करना है, सही है, पर एडवांस लेवल का पढ़ना ज़रूरी है एग्जाम क्लियर करने के लिए। और पढ़ाती हुई मैं इस तरह से हूँ कि आप किसी भी अपने टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो वाला सारा कंटेंट आपका उससे कवर हो जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए वो मेहनत मेरी होती है बेसिकली, ठीक है। आपको बस पढ़ना है, लेक्चर्स सुनने होते हैं और पढ़ना होता है। और लेक्चर्स में आपको जो
कंसेप्ट लेक्चर्स है वो मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले लेक्चर्स मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, मतलब ये सारा कुछ आपको मिलता है। आपको बस आपका यही काम है कि आप पढ़ो, क्लास को सुनो और पढ़ो, ईयरबड्स लगाकर आराम से क्लास को सुनो, समझो और अपने नोट्स बनाओ या ऐड ऑन करना है बुक में मेरी वैसे करो, जैसे भी करो, ठीक है। तो आपका वो काम है वहाँ पर। ये जो चीज़ें हैं ढूंढनी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये सब मेरा, और पढ़ाना भी मेरा काम है, आपके दिमाग में डलवाना, उस कंसेप्ट को बिठवाना एग्जाम्पलों के थ्रू, वो भी मेरा काम है, ठीक है। आप बस लेक्चर सुन लीजिए, मैं यही बोलती हूँ कि भाई आप लोग लेक्चर सुन लीजिए बस, ठीक है। लाइव में मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड देख लीजिए, लेक्चर सुन लीजिए। जब आप सारे लेक्चर सुन लेंगे ना, जितने भी हमारे कंसेप्ट लेक्चर्स ही अबाउट 150 बनते हैं, तो यू विल रियलाइज, आप खुद वो पूरे 150 लेक्चर्स कंप्लीट करके आपको रियलाइज होगा कि भाई वाकया ही दम था और इससे हमारी स्कोर बूस्ट होने वाली है, ठीक है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम आपके जो लेक्चर्स है कान में गूंजते हैं एग्जाम हॉल में हमारे, तो वो यू विल रियलाइज, आप खुद रियलाइज करेंगे। बस आपका काम है यहाँ पे जो मेन, कि आपको लेक्चर्स सुनने हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है, या ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो टाइम रिस्ट्रिक्शन जिनके पास रहती है वो ये वाला रास्ता फॉलो करते हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम समझा दिया। अब अगली चीज़ है, यहाँ पर भी देखो, चाहे आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो चाहे मेरी क्लासेस से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों तरह के स्टूडेंट्स में ना ये एक ट्रिपल डी वाली चीज़ होनी बड़ी ज़रूरी है। ट्रिपल डी क्या है? आपका डेडिकेशन, आपकी डिटर्मिनेशन और आपका डिसिप्लिन, ठीक है। देखिए जितनी देर आप में ये चीज़ें नहीं ना होती, मतलब एक खुद में अंदर में एक आपके मोटिवेशन होना चाहिए। मैं जितना मर्जी मोटिवेट करती रहूँ, आपके अंदर से जब वो चीज़ नहीं ना आएगी, आप वो डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन दिखा नहीं पाएंगे। अब एक बच्चा एक दिन पढ़ रहा है, 2 दिन पढ़ रहा है, तीसरे दिन डीमोटिवेट हो रहा है, तीसरे दिन डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, तो ऐसा नहीं करना। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जितनी मोटिवेशन से, जितने डेडिकेशन से आपने पहले दिन पढ़ना शुरू करा था, एग्ज़ाम वाले दिन सुबह तक, मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठे तक भी आप में वही डेडिकेशन, वही डिटर्मिनेशन होना चाहिए जो पहले दिन था आप में। वो ग्राफ कम नहीं होना चाहिए, वो ग्राफ बढ़ सकता है दिन प्रतिदिन, पर डाउन नहीं आना चाहिए वो ग्राफ आपका, ठीक है। दैट इज़ द कंसिस्टेंसी। देखिए थोड़ा पढ़िए दिन में, ज़रूरी नहीं है कि सारा सारा दिन पढ़ते रहिए, बट द थिंग इज़ कि रेगुलर कंसिस्टेंसी ये ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रोज़ लेक्चर सुनने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब वो बीच में गैप आ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन और डीमोटिवेशन आ जाती है। जब वो चीज़ लगातार होती जाएगी तो डिस्ट्रैक्शंस, आपका दिलचस्पी उसमें इस तरह बन जाएगी, एक दिन आदत बन जाएगी, फिर आप रह ही नहीं पाएंगे उसको पढ़े बिना, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। फिर आगे आपके, जैसे मैंने कहा था एग्जाम को क्लियर करने के लिए कंसेप्ट्स में सिर्फ सिलेबस नहीं आता, क्या क्या आता है मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। वो सब चीज़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेरे जो कोर्स क्लासेस है उसके कंटेंट सेक्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस भरी भरी पड़ी हैं, बहुत क्लासेस हैं। प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस में देखिए एक होते हैं टेस्ट आप दे सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही एज ए टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे रिवीजन, रिवीजन हर बार लास्ट मंथ रिवीजन स्ट्रैटेजी मेरी आती है। देखिए आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए कि मई तक ये सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर लें, कंसेप्ट PYQs प्रैक्टिस अप टू मई, ठीक है। उसके बाद आपका रिवीजन का टाइम आता है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो इकट्ठा किया सारा 6 महीने पढ़ के, अब उसको रिवीजन करना है। 1 महीना रिवीजन को लगाइए पूरा अपना, चलो 1 महीना नहीं लगा सकते, कम से कम आखिर के 11-12 दिन तो लगाइए रिवीजन को, ठीक है। तो 11-12 दिन आखिर के जो रिवीजन के आपके, पूरा 11-12 की क्यों बोले, 10 क्यों नहीं बोले, क्योंकि मेरी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी होती है लास्ट डेज की, वो इतने दिनों की होती है, अबाउट आई थिंक 11 या 12 दिनों की, है ना। इतनी भी बताती होती है ना, पूरे डे वाइज बताती होती हूँ आपको। तो वो दिन पूरे रिवीजन में लगाइए, जो भी आपने एक अपना स्टडी मटेरियल बनाया है इन 6 महीनों में लेक्चर सुन के, या मेरी बुक पर आपने चीज़ें ऐड ऑन करी हैं, है ना, तो उसको आप लास्ट दिनों में इतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, 3-4 रिवीजन्स कर लीजिए कि दिमाग में कंटेंट इस तरह से बैठ जाए वो वाला आपका, कि एग्जाम में उससे कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन आए तो मजाल है कि आपका गलत हो जाए, ठीक है। और उन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना, समझ कर एग्जाम में अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, दैट इज आल्सो वेरी नेसेसरी। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका कॉमन सेंस इस तरह से समझना कि रट्टा नहीं लगाना, उसको समझना है कि एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप हल कर पाए, ठीक है। फिर अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी। देखिए जहाँ पे जो भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना कि पूरा हिंदी वाले पूरा मतलब बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं, मांग बोलते हैं, पूर्ति बोलते हैं, ऐसे वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इकोनॉमिक टर्म्स को इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चाहे आप मेरी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, बट आपके लिए आगे जाके वो चीज़ इतनी फ़ायदे देगी ना। अगर अभी आप इकोनॉमिक टर्म्स को इंग्लिश में नहीं समझेंगे ना, आने वाले टाइम में परेशानी आएगी, और तब आप मुझको याद करेंगे कि हाँ मैम ने बोला था उस टाइम समझ लेते, बिकॉज मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, है ना।
अपने यूट्यूब पर आप मेरा कोई लेक्चर देख लीजिए, मतलब मेरे बोलने का लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, पर मैं इकोनॉमिक टर्म्स को इंग्लिश में बोलती हूँ। हालांकि आपको कोर्स क्लासेस में हिंदी में भी साथ में सारे नोट्स मिलते हैं, ठीक है, पर फिर भी आई रिकमेंड कि इकोनॉमिक टर्म्स को इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में समझिए, ठीक है। द रीज़न बीइंग कि आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में बैठेंगे आप लोग, तो वो बंदा आपको नहीं पूछेगा भाई कि मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका क्या रिलेशन है, वो ऐसा नहीं पूछेगा। वो आपको सिंपली इंग्लिश में वो क्वेश्चन पूछेगा भी इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिलेशन बताइए मुझे, तो आप उसको क्या कहेंगे, मुझे हिंदी में ट्रांसलेट कर, नहीं, आपके साथ वो बच्चा बैठा हुआ है जिसको इंग्लिश मीडियम में टर्म्स पता है, तो उसका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। आगे पढ़ाओगे बच्चों को, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में वही बच्चे होते हैं जो इकोनॉमिक टर्म्स को इंग्लिश में समझ पाते हैं, तो प्रॉब्लम आएगी आपके लिए। पीएचडी करोगे, हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज है ना, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल जर्नल्स कैसे पढ़ोगे, हिंदी में तो बहुत लिमिटेड है स्टफ, रिसर्च का होगा पर बहुत लिमिटेड होगा, तो बहुत ही शायद यूनिवर्सिटीज़ को हिंदी में पीएचडी करवा रही हूँ आज के टाइम में, तो वो इतना लिमिटेड स्टफ ही आपके पास रह जाएगा लिटरेचर रिव्यू करने के लिए। इंटरनेशनल जर्नल्स में आप पब्लिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, इंटरनेशनल जर्नल्स में लिटरेचर को पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपके एकेडमिक करियर के लिए, वो चीज़ एक रुकावट बनेगी। दैट्स वाई मैं हर बार चीख के बोलती हूँ भाई इकोनॉमिक टर्म्स को इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में समझो, उसको हिंदी में मत समझो, हिंदी में मत पढ़ो। आपका नेट क्लियर हो जाएगा, नेट वाले हिंदी मीडियम में भी चीज़ें दे रहे हैं, वो हो जाएगा, बट उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी सोचिए ना, ठीक है। सो अब तक पढ़ा आपने, ठीक है, हिंदी में, पर कम से कम अब इकोनॉमिक टर्म्स को इंग्लिश में सीख लीजिए, ठीक है, हिंदी में भी रखिए अपने दिमाग में, समझिए, बस साथ में उनको इंग्लिश में भी समझिए, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें हैं। अब बात रही यहाँ पे सिलेबस की। देखिए मैं आपको सिलेबस का बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे आपने सुनी होगी चीज़ें, सिलेबस बदल गया, सिलेबस बदल जाएगा, ये हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये हो जाएगा, कुछ भी। मैं ना तब तक चैनल पर ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ सिलेबस इज चेंज्ड, नेगेटिव मार्किंग आएगी क्या, नहीं आएगी क्या, ऐसी वीडियोज़ मैं तब तक नहीं बनाती जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, ठीक है। क्यों आप एक 10-15 मिनट उस वीडियो को देखने में बर्बाद करें जिसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया ही नहीं है अभी तक, है ना। तो ऐसी वीडियोस मैं नहीं बनाती, और इस तरह की चीज़ों से दूरी रहा करिए आप। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जितनी नहीं आया ऐसा कुछ भी कि सिलेबस बदल गया, नेगेटिव मार्किंग खत्म हो, कुछ भी ऐसा नहीं। वही सिलेबस है आपका पुराना, नेट पर सर्च करेंगे, इकोनॉमिक्स का सिलेबस, पेपर 1 का सिलेबस वही है, कोई बदलाव नहीं है। पैटर्न चेंज हुआ है, इकोनॉमिक्स का पैटर्न आपको पता ही है, दिसंबर 2023 में कैसा पेपर आया था, बस उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाले टाइम में भी ऐसे पेपर इकोनॉमिक्स के आ सकते हैं। तो वो पैटर्न को बदल के रख देते हैं, मतलब ऐसा पक्का नहीं है कि हर यूनिट से इक्वल क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी यूनिट से ज़्यादा भी आ सकते हैं, किसी यूनिट से कम भी आ सकते हैं। पैटर्न हर बार बदलता है, हर एग्जाम में आप बोल सकते हो कि एक नए तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। पर सिलेबस इज सेम, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, और सिर्फ सिलेबस को फॉलो भी मत करना, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों को फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका सिलेबस है जो पेपर 1 का, आपको आराम से गूगल पर मिल जाएगा, ठीक है, मतलब एज इट इज़ सेम सिलेबस है जो लास्ट टाइम पढ़ा था, जो उससे लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। 10 यूनिट्स आपके पेपर 1 के हैं और 10 ही यूनिट्स आपके इसके इकोनॉमिक्स के हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूं थोड़ा इसको करके, तो ये माइक्रो के सिर्फ इतना सा है ना, जब आप मेरी स्ट्रैटेजी से टॉपिक्स की लिस्ट बनाओगे ना, तो आपके 2 पेजेस में सिर्फ माइक्रो के टॉपिक्स ही आएंगे। ये बहुत ब्रीफ है, जो सिलेबस दिया होता है ना, ये बहुत ब्रीफ दिया होता है आपको। एक टॉपिक के आगे 10-15 सब टॉपिक्स है माइक्रो के आपके। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर अब तक 4 क्लासेस पेड में हो गई हैं, 1-1.5 घंटे की क्लास एक चलती है, अभी तक खत्म नहीं हुआ ये। और मेरा तो फिर भी तरीका ये है कि मैं चीज़ को ज़्यादा लमका के नहीं पढ़ाती आपको, है ना। कोशिश करती हूँ 1 घंटे में आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर हो जाए, कि मुझे चीज़ों को लमकाना नहीं है, आपको रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग उतना पढ़ाना जितना ज़रूरी है ना। तो मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक कंज्यूमर बिहेवियर के 5-6 लेक्चर आराम से जाते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा ही जाते होंगे। तो अगर मैं जितना मर्जी उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करूँगी तब भी इतने लेक्चर्स जाएंगे आपके, ठीक है, मतलब ना लमका के आपको नहीं पढ़ाऊंगी तब भी इतने लेक्चर्स जाएंगे। तो मतलब ये बहुत बड़ी है चीज़ें, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर ओवरव्यू दिया हुआ है, बस ओवरव्यू है ये सिर्फ, ठीक है। तो सिर्फ सिलेबस पर इसलिए बोलती हूँ, सिर्फ सिलेबस पर मत जाना, बिकॉज ये सिर्फ एक ओवरव्यू, एक हिंट दिया हुआ है आपको, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये हिंट ही नहीं पढ़ना, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके वो टॉपिक्स की अपनी लिस्ट बनानी है, जो मैंने अभी आपको सिखाई है। या मेरे कोर्स में अगर मेरी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो यू डोंट नीड, बस क्लासेस देखिए, आपका यही काम है,
ठीक है जी। तो ये चीज़ है, मुझे कमेंट्स में बताना आप लोगों के क्या डाउट्स हैं, आप क्या अब मुझसे और जानना चाहते हैं, किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं, मुझे ज़रूर बता देना। ये हमारा कोर्स है जिसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी 20th से स्टार्ट हुई थी, 3-4 लाइव हो भी चुकी हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सब मिलता है। और ये सब इसके फीचर्स रहते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करके यू कैन ज्वाइन। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक।